हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस के पीवाईक्यूज जो 2025 में आए हुए हैं बाइनोमियल थ्योरम के। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, चलिए। तो पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट द कोफिशिएंट्स ऑफ थ्री consecutive terms tr tr plus 1 tr plus 2 consecutive terms के कोफिशिएंट्स लिए हैं इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस बी इन जीपी। ओके, कोफिशिएंट्स जीपी में है, ठीक है। लेट पी बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। ठीक है, इसने कहा कि अगर टी आर प्लस वन और टी आर प्लस टू के जो कोफिशिएंट्स हैं वो अगर जीपी में होते हैं तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर उसको पी बोला गया है, ठीक है। लेट क्यू बी द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। और क्यू किसको बोला गया है? नंबर नहीं, सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन फोर्थ रूट ऑफ 3 प्लस थर्ड रूट ऑफ 4 होल पावर 12, इसको क्यू बोला गया है। तो हमें p प्लस क्यू इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के कोफिशिएंट इसमें a प्लस बी पावर 12 में, तो ये हमें पता होना चाहिए कि कोई भी बायनोमियल कोफिशिएंट जो कॉन्जिक्यूटिव है वो कभी जीपी में होते ही नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर तो जीरो हो गया, यानी कि पी तो जीरो हो गया। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप ऐसे इसको ट्राई कर सकते हैं कि टी आर प्लस वन और टी आर प्लस टू के कोफिशिएंट्स जीपी में। इसका मतलब क्या हुआ? टी आर प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर होगा टी आर इंटू टी आर प्लस टू के। जीपी की प्रॉपर्टी है। तो यहां पर अगर हम कोफिशिएंट्स रखेंगे, दैट इज 12 सी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 सी आर माइनस वन इंटू 12 सी आर प्लस वन। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आर की कोई भी वैल्यू निकल के नहीं आएगी, कुछ अलग रिजल्ट आ जाएगा। कुछ ऐसा हो सकता है कि समथिंग इक्वल टू समथिंग आ जाए और वो इक्वल ना हो। जैसे ऐसा कुछ आ जाए कि 13 इक्वल टू 14, जबकि वो इक्वल होते नहीं है। आर कुछ भी नहीं निकल सकता, आर की कोई भी वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। या कुछ आर ऐसा आ सकता है नेगेटिव में आ जाए। तो यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर तो जीरो हो गई, यानी कि पी तो जीरो है। आप इसको चेक कर सकते हैं निकाल के, पी तो जीरो हो गया। अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या रह गया कि सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स, इसके अंदर जितनी भी रैशनल टर्म्स बनेगी उनका सम, ठीक है। इसको लिखते हैं हम, ये है 3 पावर 1/4 प्लस 4 पावर 1/3 और होल पावर 12 है, ठीक है। रैशनल टर्म कब बनेंगी? अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखता हूं जो कि होगी 12 सी आर 3 पावर 1/4, इसकी पावर हो गई आर, और 4 पावर 1/3 इसकी पावर हो गई 12 माइनस आर। अब आर को 4 का मल्टीपल होना पड़ेगा और 12 माइनस आर को 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा अगर रैशनल टर्म्स निकालनी है हमें, तो ठीक है। तो क्या क्या वैल्यूज हम आर की रखने वाले हैं यहां पर? आर की वैल्यू जीरो हो सकती है, अगर जीरो हुआ तो रैशनल बन जाएगा, ठीक है। जीरो के बाद 4 का मल्टीपल अगर मैं देखूं तो क्या 4 हो सकती है? तो ये तो ठीक है, लेकिन 12 माइनस 4 इज 8, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 4 नहीं हो पाएगी। 4 के बाद 8 देखा मैंने, तो 8 के लिए ये तो ठीक हो गया। और 12 माइनस आर, क्या 3 का मल्टीपल बन पाया? 12 माइनस 8 तो 4 होता है, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा, उसके बाद 8 के बाद सीधा 12 आएगा, सॉरी 12 आएगा, तो 12/4 ये ठीक है। अच्छा, इधर जीरो बन गया तो ये भी ठीक है। तो एक तो आर की वैल्यू हम जीरो लेंगे, एक 12 लेंगे, बस ये दो ही वैल्यूज लेनी है। तो इसको सोल्व करते हैं। मतलब एक तो बना 12 सी जीरो, 3 पावर 1/4 की पावर जीरो हो गई,
और 4 पावर 1/3 होल पावर 12 हो गया, प्लस दूसरा हो गया 12c12, 3 पावर 1/4 की पावर 12 हो गई, और 4 पावर 1/3 की पावर 0 हो गई। ये इनकी रैशनल टर्म्स का सम निकल आया, दैट इज 12c0 तो 1 होता है, 3 पावर 1/4 की पावर 0 ये भी 1 है, इंटू ये कट हो गया 4 से, तो 4 पावर 4 16 इंटू 16 256 आ गया, प्लस 12c12 फिर से 1, इंटू ये हुआ 3, तो 3 पावर 3 इज 27, ये फिर से 1 हो गया। सो 256, ये क्यू निकाल रहे हैं, क्यू की वैल्यू फाइंड की जा रही है, तो Q आ गया 256 प्लस 27, यानी कि 283, तो 283 इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन की सबसे छोटी वैल्यू, और विज नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन इज 183। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये जो है 7 पावर 1/3 प्लस 11 पावर 1/12 होल पावर n, इसकी इंटीग्रल टर्म्स 183 हो जाए, उसके लिए मिनिमम n कितना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसकी जर्नल टर्म लिखता हूं, जर्नल टर्म, तो वो बनेगी NCR 7 पावर 1/3 होल पावर r इंटू 11 पावर 1/12 होल पावर n माइनस r। ठीक है, ओके, अब r को 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा, r को 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा रैशनल टर्म्स के लिए, और अगर मैं इसकी बात करूं n माइनस आर, तो n माइनस आर बाय 12 लिखा हुआ है, तो इसे 12 का मल्टीपल होना पड़ेगा, यानी कि n माइनस आर को 12 का मल्टीपल होना पड़ेगा, इस तरीके से। अच्छा, इसको थोड़ा और अगर हम आसान तरीके से लिखें, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, NCR 11 पावर 1/12 पावर r और 7 पावर 1/3 पावर n माइनस आर। वो एक ही बात है कि मैंने इस बार ऐसा लिख दिया कि r को 12 का मल्टीपल होना पड़ेगा और n माइनस आर को 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर r को 12 का मल्टीपल होना है, अगर r 12 का मल्टीपल है, तो मैं यहाँ 12 का कुछ मल्टीपल आएगा यहाँ पे, और n अगर 3 का मल्टीपल होगा, तो ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि बस इसमें तो थोड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, हमें बस यही देखना है कि लैम्डा की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं कि r टोटल 183 हो जाए। टोटल 183 का मतलब है कि जैसे लैम्डा 0 रखा तो r की वैल्यू 0, लैम्डा को 1 रखा तो r की वैल्यू 12, ऐसे r की 183 वैल्यूज चाहिए हमें। तो लैम्डा को 2 रखा तो r की वैल्यू 24 आ गई। 3 वैल्यूज आ चुकी हैं 2 रखने पर। तो अगर मैं लैम्डा को 182 रखूं तो r की वैल्यू 12 इंटू 182, 182 क्यों रखा, क्योंकि यहां तक 183 वैल्यूज r की मुझे मिल गई। 180 183 वैल्यूज मिल गई। अगर 183 वैल्यूज मिल गई तो r तो ये है। अब जो n है, n वो r के इक्वल हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, और मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम n को r के ही इक्वल ले लेंगे, मैक्सिमम वाले r के इधर, तो वो n की मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। यानी कि n किसके इक्वल होगा, 12 इंटू 182, कितना बनता है 12 टू जा 24, फिर 2 कैरी हो गया, देन 216 और 2 218, 2184 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, 2184। तो ठीक है, फर्स्ट वाला ये करेक्ट आंसर हो गया। तो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो मैंने पहले लिखा था, उससे आसान तरीके से मैंने
कुछ इस तरीके से इसको सोल्व किया, कुछ इस तरीके से। यहां से ज्यादा आसान पड़ा है तो इसलिए मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन रिमाइंडर का है कि 7 पावर 103 को अगर हम 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमें बताना है, यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो मैं देख रहा हूं 7 की कोई ऐसी पावर जो 23 के +-1 में हो, तो वो तो मुझे नहीं दिख रही है। अगर 343 भी अगर मैं करता हूँ और 23 से इसे डिवाइड करता हूँ तो 23 वन जा 23, 11 3 23 नहीं 21 रिमाइंडर आएगा। तो ठीक है, छोड़ दिया इसको, इसको छोड़ दिया। तो और अगर मैं 49 को देखता हूँ, तो यहां से 3 बच रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा 7 इंटू 7 पावर 102, इसको मैंने डिवाइड किया 23 से। ठीक है, अब रिमाइंडर के लिए ये 7 तो अलग बच गया। इस 7 पावर 102 को मैं लिख लेता हूं 49 पावर 51। ठीक है, 23 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 इंटू 49 होता है 46 +3 पावर 51/23। अच्छा, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 23 से और बचेगा 3 पावर 51। तो अभी तक रिमाइंडर ये आ गया 7 इंटू 3 पावर 51। अब इसको 23 से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर पता करना है। ठीक है, तो 3 पावर 51 है, तो 3 की कोई पावर लेनी शुरू की मैंने कि 3 पावर 3 इज 27। ये भी ठीक है, सोल्व ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं 3 पावर 3 17 23, यानी कि मैंने इसे ऐसे लिख दिया 7 इंटू 27 पावर 17/23, और इधर से भी 23 का मल्टीपल निकाला तो वो बना 23 + 4 पावर 17। इसको 23 से डिवाइड किया यानी कि ये आया 7 इंटू 4 पावर 17। अब इसको 23 से डिवाइड करना है क्योंकि ये तो 23 से डिवाइड हो ही गया। ठीक है, तो 4 है, तो एक 4 इधर दे देता हूं मैं, 28, और बचा 4 पावर 16। तो इधर रिमाइंडर 5 आ गया इंटू 4 पावर 16 को फिर से लिखना पड़ेगा। 4 पावर 16 को मैं लिख सकता हूं 16 पावर 8, 16 पावर 8 को लिख सकता हूं 256 पावर 4। ठीक है, इसको 23 से डिवाइड करना है तो 256 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 23 वन जा 23, बचा 2, देन 23 3 रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने इसको ऐसे लिखा 5 इंटू, इधर वही 3 रिमाइंडर बचेगा तो 23 का कोई भी मल्टीपल यानी कि 11 इंटू 23 +3 होल पावर 4 है। तो ये तो 23 से डिवाइड हो गया। अब बचा 5 इंटू 3 पावर 4, इसको 23 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 5 इंटू 3 पावर 4, अब थोड़ा छोटा नंबर हो गया तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 पावर 4 इज 81, इसको 23 से डिवाइड करना है। और 81 में अगर मैं रिमाइंडर देखना चाहता हूँ 23 से डिवाइड करके तो ये गया 3 पे 69, इधर 2 आ गया, इधर 1 आ गया, यानी कि 12 रिमाइंडर बचता है। तो यहां तक रिमाइंडर आ गया 5 इंटू 12। इसको डिवाइड करना है 23 से तो रिमाइंडर ढूंढना है, तो ये बना 60। तो 60 को डिवाइड करना है 23 से तो हमें रिमाइंडर चाहिए। तो 60 को फिर से हमने 23 से डिवाइड किया तो 46 और ये बना 14। सो फाइनली जो रिमाइंडर आया वो कितना आ गया, 14। फाइनली रिमाइंडर इज 14 रिमाइंडर आएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर हमें करना पड़ा रिमाइंडर निकालने के लिए, बिल्कुल आसान नहीं था ये।
लेकिन ठीक था। तो 14 इसका फाइनली रिमाइंडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या बोला गया है कि आर इक्वल टू 0 से 5 11 सी 2r+1 और अपॉन 2r+2। मैं देख रहा हूँ ये इससे एक ज्यादा है। सीरीज में हमें थोड़ा देखना पड़ता है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है ताकि ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना वो हटे, खाली एक सीरीज बचे, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की सीरीज बचे। तो ये m अपॉन n के इक्वल है और m माइनस n निकालना है अगर इनका जीसीडी 1 है। ठीक है, मतलब इसी की वैल्यू निकालनी है, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हम क्या करेंगे कि n सी आर इक्वल होता है n अपॉन आर n-1 सी r-1। अच्छा, हम इस तरफ से इस तरफ जाएंगे कैसे? n-1 में मल्टीप्लाई, मतलब अगर ऊपर n-1 है तो इससे अगला नंबर मल्टीप्लाई किया, और नीचे अगर r-1 है तो इससे अगला नंबर, मतलब अगला मतलब सक्सेसर, मतलब +1 करके वो डिवाइड किया। अगर वो ऐसा किया तो ये बन जाएगा NCR। ठीक है, अब 11 है, मैंने ऐसे देखा कि ये 11 है, 11 यहाँ 12 चाहिए और इधर इससे अगला नंबर 2r+2 चाहिए। अगर मैं ये इसमें कर देता हूँ 2r+1 और डिवाइड में ये तो है ही 2r+2, तो इसको इधर लिख लेता हूँ 1/2r+2। अच्छा, ये सब किया है तो इसका उल्टा भी करना पड़ेगा, यानी कि 12 मल्टीप्लाई किया है तो 12 डिवाइड, और 2r+2 डिवाइड किया है तो 2r+2 मल्टीप्लाई। ठीक है, ये सब मैंने किया इसमें। ये सब क्यों किया? ताकि एक तो यहाँ पर ये 2r, एक तो यहाँ पर ये थोड़ा चेंज हो जाए, और ये 2r+2 से 2r+2 कट हो जाए। मेन तो ये था। अब इधर कांस्टेंट बचा 1/12 जिसको मैं बाहर ला सकता हूँ। अब मैंने देखा r इक्वल टू 0 से 5 और इधर बचा 12c 2r+2। अब देखो सीरीज बिल्कुल प्यारी सी सीरीज बन गई है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/12 इंटू आर की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये बनेगा 12c2। ठीक है, 12c2। अगर मैं आर की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 5 तक जाना है, 1 पुट किया तो 12c4 प्लस 12c6 12c8 और 5 तक बनेगा 12, तो मतलब 12c10 प्लस 12c12। ठीक है, अब इसमें 12c0 की कमी है, नहीं तो बाकी तो पूरा है। 12c0 की कमी है तो मैंने 12c0 ऐड किया और 12c0 माइनस किया। ठीक है, अब ये बन चुका है 12c0 12c2 12c4 12c6 12c8 10 12, यहां तक बन चुका है। तो ये जितने भी इवन कोफिशिएंट्स हैं उन सभी का सम है। तो टोटल सम अगर आप देखेंगे, टोटल बायनोमियल का, अगर अगर ये वाला प्रॉपर्टी आपको मैं याद दिलाऊं कि 12c0 12c1 12c2 अप टू 12c12, ये होता है 2 पावर 12। और अगर मैं सिर्फ इवन, जैसे 12c0 12c2 12c4, या फिर सिर्फ ओड, मतलब ये ऐसे चलता जाएगा, या फिर ऐसे 12c1 12c3 अप टू 12c11, ये सब लेता हूं तो ये जस्ट इसका हाफ होता है 12c12/2, यानी कि 2 पावर 11 हो जाएगा इसका हाफ। हाफ मतलब बाय 2 करना है तो एक पावर कम हो गई 2 की, तो 2 पावर 11। तो ये जो सम है पूरा का पूरा यहां तक 2 पावर 11 है। तो इसको मैंने कुछ ऐसे लिखा कि 2 पावर 11 और माइनस, ये मुझे दिख रहा है ये तो 1 है, ये मुझे दिख रहा है ये तो 1 है। 2 पावर 11 -1। ठीक है, अब ये क्या बना, 2 पावर 11 होता है 2048 -1/12, यानी कि ये बना 2047/12। ये फ्रैक्शन बन गया। क्या ये आपस में कट हो सकते हैं? नहीं हो रहे।
और अगर ये नहीं हो रहे हैं तो इनका जीसीडी 1 ही है, मतलब इन्हीं का डिफरेंस चाहिए हमें। आंसर में 2047 -12 चाहिए, तो वो बनेगा 2035। 2035 ये इसका आंसर हो जाएगा। 2035 इसका आंसर हो जाएगा। 2035 इस तरीके से करना था क्वेश्चन। सीरीज का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सीरीज का दिख रहा है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 6 -3 की पावर r-1, और इधर है 12c 2r-1। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम अल्फा एक्स। ठीक है, मतलब मेन तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा यहाँ आ गया तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, तो ये कर देंगे। मेन तो अल्फा हमें फाइंड करना है, किस तरीके से फाइंड किया जाए अल्फा, तो वो देखते हैं। पहले मैं इस सीरीज को ऑब्जर्व करता हूं थोड़ा। 1 प्लस आर इक्वल टू 1 से लेके 6 है, ठीक है। -3 है, उसकी पावर r-1 है, लेकिन यहाँ 2r-1 है। तो अगर यहां भी 2r-1 बन जाए तो एक सीरीज बनेगी, तो एक सीरीज बन जाएगी। तो 2r-1 के लिए मैंने क्या किया कि रूट करके स्क्वायर कर दिया, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -3 पावर 2r-2 होगी, ऐसे कर दिया मैंने। यानी कि इंटू 2 किया और इंटू वो पावर में 1/2 भी कर दिया। 1/2 का मतलब रूट हो गया, और इंटू 2 ये 2r-2 बना, इंटू 12c 2r-1, ठीक है। तो लेकिन मुझे तो 2r-1 चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, r इक्वल टू 1 to 6, ये √3 आयोटा, एक तरीके से √3 आयोटा होल पावर 2r-1 लिखा, और जो -1 है वो डिवाइड में मैंने √3 आयोटा एक पावर डिवाइड में कर दी। तो 2r-2 को इस तरीके से ब्रेक किया मैंने, और इधर है 12c 2r-1, ठीक है। फाइनली 1 प्लस r इक्वल टू 1 to 6। अब क्या बना, इसको तो बाहर लिखा, √3 आयोटा, इसको मैंने बाहर लिख दिया, और इधर बना √3 आयोटा पावर 2r-1, 2r-1 इंटू 12c 2r-1। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है वो अब आपको पता चलेगा अगर मैं सीरीज लिखता हूं तो। 1 प्लस √3 आयोटा इंटू, जैसे r को मैंने 1 पुट किया तो 2r-1 1 हो गया, यानी कि √3 आयोटा, इसको बाद में लिखते हैं, पहले ये लिखते हैं 12c1 इंटू तो √3 आयोटा पावर 1, ठीक है। फिर प्लस 12c3, r को 2 रखा है, √3 आयोटा पावर 3, प्लस 12c5 √3 आयोटा पावर 5, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा, 6 रखेंगे तो 11 आएगा, 12c11 √3 आयोटा पावर 11, ठीक है। ये बना। अब इस सीरीज को हमें सोल्व करना है। इस सीरीज को, ये सीरीज काफी जानी पहचानी है। अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं कि 1 प्लस √3 आयोटा की होल पावर 12, इसमें अगर मैं देख रहा हूं तो इसमें तो सारे कोफिशिएंट आएंगे, यानी कि एक बार इसको मैं देखता हूं तो 12c0 वाला भी आएगा, √3 आयोटा की पावर 0, प्लस 12c1 √3 आयोटा पावर 1, 12c2, सारे आएंगे 12c12 तक। लेकिन मुझे खाली ये चाहिए, ओड वाले चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस √3 आयोटा पावर 12 भी साथ में लिया। अब मुझे देखना, मैं अगर ऐड करता हूं, ऐड करने से क्या होगा कि जो 0 2, जैसे इसको अगर मैंने लिखा तो ये ऐसे बनेगा 12c0, इधर माइनस आएगा 12c1 √3 आयोटा पावर 1, है ना। अगर मैं इनको ऐड करता हूं
तो ये वाला तो कट हो जाएगा, ये बचेगा, लेकिन ये नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने से ये बचेगा नहीं, जो हमें रिक्वायर्ड है ये बचेगा, और ये वाला माइनस हो जाएगा। चलो देखते हैं, इसको लिख के दिखाता हूं मैं आपको। मैंने इसको ऐसे लिखा, तो अब इसका मतलब यही है। कैसे है इसका मतलब, उसको हम देख लेते हैं जरा, कि 1 + 1/√3 इंटू, एक बार मैं बस खाली इतना दिखा रहा हूं कि इसका मतलब यही है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये बनेगा 12c0√3 i की पावर 0 प्लस 12c1√3 i की पावर 1 प्लस 12c2√3 i पावर 2 प्लस 12c3√3 i पावर 3। बस इतना लिखना काफी होगा, और साथ में माइनस है, 12c0 माइनस 12c1√3 i पावर 1 प्लस 12c2√3 i पावर 2 माइनस 12c3√3 i पावर 3, और प्लस ऐसे ही चलता जाएगा ये। अब देखो क्या होगा, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन माइनस साइन के साथ है तो कट हो जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस साइन है, तो ये इधर से प्लस हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल हो जाएगा। हाँ, इस चीज को हमने मिस कर दिया कि डबल हो जाएगा, तो बाय 2 करना है हमें यहाँ। यानी कि ये इसके इक्वल तब बनेगा जब ऐसा लिखा होगा, इसके इक्वल तब बनेगा जब ऐसा लिखा होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये अ, हो गया। फिर ये भी कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, ये इसका डबल हो गया, और हमने बाय 2 कर ही रखा है, तो बिल्कुल सेम एज इट इज यही बन गया। तो ठीक है, बस ये तो मैंने लिखा था आपको बताने के लिए। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हमें खाली बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, इसी को हमें सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये अगर आप देखें तो ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये 1 का क्यूब रूट है, 1 का क्यूब रूट है। 1 का क्यूब रूट ऐसे होता है, 1 ±√3 i/2। ये होता है। तो और इसका स्क्वायर ये वाला हो जाएगा 1, मतलब ये एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इसको ओमेगा मान लेता हूं या ओमेगा स्क्वायर मान लेता हूं, वैसे ओमेगा स्क्वायर का डबल है ये, तो ये ओमेगा हो जाएगा 2 ओमेगा, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला कंसेप्ट से। ठीक है, तो मैंने इसको अब ऐसे लिखा 1/√3 इंटू, इसको तो मैंने लिखा 2 ओमेगा, नहीं इसका नेगेटिव है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये होता है -1 +√3 i/2, ये होता है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो 1 - √3 i/2। ठीक है, अगर इसको ओमेगा मान लिया तो ये वाला पार्ट ओमेगा स्क्वायर होगा। तो मैंने क्या किया, एक तो माइनस इधर भेज दिया और एक 2 इधर भेज दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको ऐसे लिखा, ये -2 ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 12, और -2 ओमेगा पावर 12 और बाय 2। मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो 1 + 1/√3 इंटू, जब भी ओमेगा पावर 3 होता है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, तो -2 पावर 12, और ओमेगा पावर 24 है, यानी कि ओमेगा पावर 3 पावर 8, तो ये 1 हो गया। इसको छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, और माइनस ये है -2 पावर 12, और ओमेगा पावर 12 को ओमेगा पावर 3 पावर 4 लिखा जा सकता है, तो ये 1 हो गया, तो ये भी पूरा 1 हो गया, इसको भी हम छोड़ सकते हैं।
और बाय 2। ओके, ये तो कट होके जीरो आ गया, ये तो जीरो आ गया, तो ये वाला पूरा पार्ट जीरो हो गया, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई वन, सिर्फ वन, ये वाला पार्ट। अल्फा की वैल्यू वन आई है, तो देखो ये सब मेहनत करनी पड़ी है हमें अल्फा फाइंड करने के लिए। अब आते हैं हम अल्फा एक्स माइनस रूट थ्री वाई प्लस वन से डिस्टेंस निकालना है इसका, ये यहाँ हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालने का सिंपल फॉर्मूला है कि x1 y1 से अगर हमें डिस्टेंस निकालना है किसी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का, तो हम क्या करते हैं, x1 y1 इस x और y की जगह पुट करते हैं, ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी, उसके ऊपर मोड लगाते हैं और स्क्वायर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में जो कॉफिशेंट्स हैं एक्स और वाई के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट लिखते हैं। तो सिंपल है, अब तो हमारे पास इक्वेशन है 12 √3 तो पॉइंट हो गया जहां से हमें डिस्टेंस निकालना है, और इक्वेशन अल्फा की वैल्यू वन है, तो ये होगा एक्स माइनस √3y प्लस वन। ठीक है, डिस्टेंस निकालते हैं। तो पहले 12 रखा एक्स की जगह, तो 12 माइनस √3y की जगह रखा तो 3 बना, प्लस वन, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट वन है तो वन का स्क्वायर, प्लस इसका -√3 है, -√3 का स्क्वायर 3। तो फाइनली ये क्या बना, 12 माइनस 3 9 प्लस 1 10 अपॉन 2, यानी कि 5। तो डिस्टेंस जो निकल के आया वो आ गया 5, तो इसका करेक्ट आंसर इज 5। तो इस तरीके से ये वाला हमने क्वेश्चन किया। तो ठीक है, 2025 में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।